Okay, welcome guys for training DCP training day 5. ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एज यूजुअल हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देन विल स्टार्ट राइट। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। कुछ कल के भी एजेंडा बच गए थे तो वो भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल क्या करते हैं, क्विक रिकैप राइट। सो पहले वही करेंगे, क्विक रिकैप ऑफ डे 4। ओके, सेकंड फिर हम क्या करने वाले हैं इसके बाद, आज कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे हमने कल डीआर वगैरह ये सारी चीज़ें देखी राइट, और हमने ये भी देखा कि अपना खुद का वेब सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं किसी पर्टिकुलर वीएम पे। बट व्हाट अबाउट कि अगर हमारा लाइक फ्लिपकार्ट जैसा वेबसाइट है जहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आए तो हमारा जो वर्चुअल मशीन का सेट है बैकएंड में वो ऑटोमेटिकली स्केल होना चाहिए राइट। तो उसके लिए ना दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो स्केलिंग, ठीक है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है, और दूसरा होता है वर्टिकल स्केलिंग। ये मैंने कल भी शायद बोला था पर कल हमारा ये टॉपिक मिस हो गया था राइट। थर्ड उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों स्केलिंग के लिए गूगल में कौन कौन से ऑफरिंग अवेलेबल है रिलेटेड टू कंप्यूट ऑफरिंग। जैसे हमारे पास वर्चुअल मशीन कंप्यूट इंजन इंस्टेंस है, बट ये दोनों चीज़ें उस पर्टिकुलर थिंग के साथ कैसे हम रिलेट करेंगे, कैसे हम अचीव करेंगे, और उनका रियल वर्ल्ड यूज केसेस बेसिकली क्या है वो हम देखेंगे। और उसमें दो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज MIG and second one is UMIG. MIG stands for managed instance group and UMIG stands for unmanaged instance group. तो ये दोनों चीज़ें हम देखने वाले हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में MIG या UMIG हम बनाते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर। पेन थोड़ा अजीब, एक मिनट, जस्ट अ मिनट ना, थोड़ा इशू आ गया है इस पर, जस्ट अ मिनट ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले क्विक रिकैप लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था और फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ओके, तो पहली चीज़ कल हमने क्या पढ़ी थी, चलो बताओ तुम लोग। सबसे पहले आई थिंक हमने ऐसे पढ़ा था, बताओ क्या क्या होता है ऐसे, कोई बता सकता है? हेलो, अच्छा, सबसे पहले रीजन और जोन बताना चाहते हो, ठीक है चलो। ओके, जस्ट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। ओके, सबसे पहले रीजन और जोन पढ़े थे, करेक्ट, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बताओ, सबसे पहले हमने पढ़ा था रीजन एंड देन जोन राइट। चलो बताओ, रीजन बेसिकली क्या होता है, बोलो। भैया ऐसे रीजन हो गया मुंबई, दिल्ली, और उनके अंदर जो डाटा सेंटर्स होंगे, जैसे जैसे रीजन 1A 1B 1C, वो होंगे जोन्स। ओके, तो बेसिकली जो हमारा बड़ा जियोग्राफिकल एरिया होता है राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन। क्या बोलते हैं, रीजन। रीजन, ठीक है। जैसे कि मुंबई हो गई राइट, मुंबई नहीं बोलते बेसिकली, वो एशिया साउथ 1 है, ठीक है। जैसे दिल्ली हो गया वो एशिया साउथ 2 है। वैसे ही सिंगापुर रीजन है एशिया साउथ ईस्ट 1 राइट। वैसे यूएस सेंट्रल 1, तुम लोग लैब्स करते होगे तो वहाँ पर ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो जो बड़ा लोकेशन होता है दैट इज़ जियोग्राफिकल एरिया, वो हमारा होता है रीजन। और उन रीजन्स में जहाँ जहाँ हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं एक्चुअल में, वो हमारा होता है क्या, जोन। और नॉर्मल यूज़ केस के लिए जब हमें डीआर और एचए अचीव करना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेसिकली हर रीजन के अंदर 3 जोन बना के रखते हैं। याद है कल पढ़े थे हम लोग ये सारी चीज़ें, करेक्ट। तो ये चीज़ें होती है रीजन और जोन। मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें बताई थी कि रीजन बेसिकली, जोन बेसिकली क्या होते हैं, 3 डेटा सेंटर हैं सपोज, ठीक है, 3 डेटा सेंटर्स। अब ये डेटा सेंटर्स, अगर मुझे इसमें एच ए और तुम्हारा डी आर अचीव करना है राइट, तो एच ए के लिए मैं क्या करता हूँ, हर जो 3 डेटा सेंटर्स होते हैं, तो मैंने बताया हाई अवेलेबिलिटी और डी आर के लिए हम 3 जोन्स बनाते हैं हर एक रीजन में। तो वो तीनों जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो तीनों जो जोन्स होते हैं वो 160 किलोमीटर अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। और पावर, कूलिंग वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब उनका इंडिविजुअल होता है, ना कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। बस एक चीज़ ये होती है कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं ये आपस में हाई ऑप्टिकल, मतलब हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े रहते हैं, ताकि इनके भी जो नेटवर्क बैंडविड्थ रहे वो वेरी हाई स्पीड में रहे,
राइट। तुम लोग भी देखो, जब हम गूगल सर्च करते हैं कितने फास्टेस्ट रिस्पॉन्स देता है वो, राइट। तो बिहाइंड द सीन वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लगे हुए हैं अक्रॉस द सी, इसलिए वो वहाँ पर इतने फास्टेस्ट वे में तुम्हें हमें रिस्पॉन्स देते हैं, और उनका पावरफुल एल्गोरिदम्स भी ऑब्वियसली उसमें इम्प्लीमेंटेड है, राइट। तो अब बताओ, मैंने तुम्हें दो कंसेप्ट पढ़ाया था, एच ए और डी ए। कोई बताएगा एच ए क्या होता है और डी ए क्या होता है, बताओ। एच भैया हाई अवेलेबिलिटी और डी होता है डिजास्टर रिकवरी शायद। तो एच ए मतलब क्या होता है कि सपोज अगर मेरा एक रीजन है, एक जोन है, ये दूसरा जोन है, ये तीसरा जोन है, ये जोन अगर फेल होता है, इसके थ्रू हमारे जो वेबसाइट है वो सर्व कर सकते हैं, करेक्ट है ना। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई वेबसाइट कॉन्फ़िगर करते हैं या वेबसाइट लाइक होस्ट करते हैं, तो हाई अवेलेबिलिटी के लिए कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। ना ही हम ये नहीं सोचते कि सिर्फ एक ही जोन में हम अपने सारे रिसोर्सेज डाल दें, या फिर एक ही जोन में हमारा वो रहेगा हमारे वेबसाइट का कंटेंट। वो क्या करते हैं, सेम टू सेम चीज़ यहाँ भी रिप्लिकेट करके रखते हैं, राइट। ताकि इनकेस अगर इसमें इशू आया, ऑटोमेटिकली हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ से सर्व कर रहा है। तो बाय द एंड ऑफ द डे हमेशा हमारा जो वेबसाइट है वो क्लाइंट को सर्व कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एच ए और डी ए का कंसेप्ट। अब बताओ ऐसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो बताओ। थर्ड हमने ऐसे पढ़ा था, करेक्ट। सर्विस Yes. सर्विस है अकाउंट, बताओ क्या होता है। जब भी मतलब कोई हमें दूध करना हो। यस, सपोज ये हमारा एक वीएम है ना। अब ये वीएम क्लाउड स्टोरेज बकेट के साथ कनेक्ट करना चाहता है, तो अभी हम यहाँ पर नहीं हैं, तो आईएम में कैसे यूजर को हम परमिशन देते हैं, या डेटा सेंटर में अगर कोई बंदा होता है उसको परमिशन देते हैं, राइट। तो अभी हम यहाँ पर नहीं है, वो सारे कॉल्स है वो वीएम करने वाला है। तो हम वीएम के थ्रू एक, जब हम कल सर्विस बना रहे थे वर्चुअल मशीन, तो वहाँ पर भी इस वीएम को हमने एक सर्विस अकाउंट अटैच किया था, और अगर इस सर्विस अकाउंट पे मैंने रिक्वायर्ड परमिशंस दे दिए यूजिंग IAM, राइट। परमिशंस दे दिए, प्लस इसको क्या देना पड़ेगा मुझे, बताओ दूसरी चीज क्या थी, एक्सेस देना पड़ेगा। एक्सेस इसको। अगर ये दोनों चीजें मैंने दे दी इस सर्विस अकाउंट को, देन एंड देन ये जो वीएम है वो इसके साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, एपीआई कॉल्स कर सकता है। और आज जो हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे MIG, उसमें तुम कोरिलेट करना कि ये सर्विस अकाउंट का सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे हो रहा है वो, राइट। बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। तो ये चीज़ें हो गई। देन उसके बाद हमने हैंड्स ऑन करके देखा था। तो एक बात बताओ, जब तुम वर्चुअल मशीन बना रहे थे, तो वर्चुअल मशीन कितने तरह से बना सकते हो तुम, लास्ट का क्वेश्चन है। दो वे से भैया, एक अपने GUI इंटरफेस और एक CLI GUI। जैसे कि हमारा कंसोल होता था फर्स्ट, राइट। और सेकंड चीज Yeah. हमारा होता था CLI, दैट इज CLI. क्लाउड सकते हैं, या फिर गूगल क्लाउड है। Cloud shell, we can use that for. यस यस यस, सो क्लाउड सेल इज ओवर देयर, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलिंग पैरामीटर। अब सोचो कि कोई भी अगर वेबसाइट है या कोई भी एप्लीकेशन है, बिहाइंड द सीन अगर वो क्लाउड में है ना, और हर एक वेबसाइट का जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, वहाँ पर उसको उतने रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली ये तो पढ़ने वाली है, करेक्ट। जैसे हम भी अगर खुद का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो एक टाइम पे अगर हम बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग डेटा वगैरह के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे लैपटॉप का हार्डवेयर CPU उतना कैपेबल नहीं रहता उतने सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए, हमें और पावर की ज़रूरत है। या फिर स्टोरेज भी अगर कम है हमारा, एक बार स्टोरेज खत्म हो गया, हमें और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, अलग से ड्राइव वगैरह सब अटैच करते हैं, है ना। वैसे ही अगर हम वेबसाइट को होस्ट कर रखे हैं क्लाउड के अंदर, या वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन ले लो, राइट। तो जब वो एप्लीकेशन स्केल करता है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डालने की जरूरत पड़ती है, मतलब उसको स्केल करने की जरूरत है। अभी अगर सपोज, सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, ओके। सो बेसिकली अभी क्या करना है, सपोज तुम्हारा एक वेबसाइट है, एक वर्चुअल मशीन है ना। सपोज हम लेते हैं इसको, फ्लिपकार्ट है ये, ठीक है, फ्लिपकार्ट है ये। अब फ्लिपकार्ट की नॉर्मल वेबसाइट पे अब क्या हो रहा है कि नॉर्मल डेज पे इस पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो तो नॉर्मल है, बट अगर सपोज अगर हमारा सेल लगने वाली है, सेल लगने वाली है, तो इसको और CPU और मेमोरी की पावर की जरूरत पड़ेगी, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व कर सके एज यूजल, है ना। बट अब क्या हो रहा है कि हमें पता है सेल आने वाला है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले से अगर रिसोर्सेज प्रोविजन करके रखते हैं कि सपोज मैंने 10 VM और क्रिएट कर दिए,
और 10 वीएम क्रिएट करने के बाद मैंने इन सबको एक साथ अटैच कर दिया, तो जो भी क्लाइंट आएंगे वो सर्व कर लेगा। बट तुम ही सोचो कि अगर मैं पहले से टारगेट करके रखता हूँ कि इतने अप्रॉक्स ट्रैफिक आने वाले हैं, राइट, दैट इज गुड थिंग, बट ऐसा हो भी सकता है ना कि ये एक्सपेक्टेड वर्क कर जाए। अगर एक्सपेक्टेड वर्क नहीं किया तो फिर भी मैन्युअली सामने वाले को जाके फिर से और क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, स्केल करते हैं, और ऑटो स्केलिंग नाम का एक फीचर होता है क्लाउड के अंदर, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर में तुम्हें मिलेगा। वो कैसे अचीव करते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्केलिंग के मेथड्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे हम रिसोर्सेज को स्केल करते हैं, राइट। और उसके बाद देखेंगे कि जैसे अगर हमने कल जैसे वेब सर्वर किया था उसको कैसे स्केल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, स्केलिंग क्या होता है। तो तुम लोग बताओ स्केलिंग मतलब क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास एक वीएम है, इसको मेरे को 2 सेम सिमिलर वीएम बनाना है, ये स्केल कर दिया मैंने, या फिर तीसरा वीएम बनाना है सेम, तो ये स्केलिंग हो गया। मैं नंबर ऑफ वीएम्स क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, राइट। Increase. Yeah. अब सपोज ये तो एक तरह का स्केलिंग हो गया कि मैं नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ा दे रहा हूँ। एक और ऐसा भी होता है, ऐसा भी कर सकता हूँ क्या कि अगर मेरा जो मशीन है वो मेरा 2 वर्चुअल सीपीयू वाला है, ठीक है, अगर मैं इसी वर्चुअल सीपीयू को बढ़ा के 4 वर्चुअल सीपीयू वाला कर दूं, तो 2 और ऐड कर दिया मैंने इसमें, अब ये 4 वर्चुअल सीपीयू वाला बन गया। ये भी एक तरह से स्केलिंग हुआ ना, पहले 2 था अब कितना हो गया 4। वैसे भी यहाँ भी अगर देखेंगे तो 2 वर्चुअल वीएम, 2 वर्चुअल सीपीयू वाला, 2 वर्चुअल सीपीयू वाला, ये मैं ऐड करते जा रहा हूँ। वैसे ही सिमिलर मैनर में अगर यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो पहले मेरे पास 2 वर्चुअल सीपीयूज थे, अब मैंने उसको 4 बना दिया। एक तरह से ये भी तो स्केल हुआ है, बढ़ा है ना इसका सीपीयू और कंप्यूट पावर, करेक्ट ना। तो ये भी एक तरह की स्केलिंग है, मान सकते हैं, बोलो, राइट, है ना। तो Yes. ये एक तरह की भी स्केलिंग है। तो इसी कंसेप्ट के थ्रू आया स्केलिंग जो है ना वो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम नए वर्चुअल मशीन्स ऐड करते जाएं, या फिर हम एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन को ही और ज्यादा सीपीयू और मेमोरी का पावर दे दें। तो इस तरह से भी स्केलिंग पॉसिबल है। तो बेसिकली ये दोनों स्केलिंग होता क्या है, तो अगर मैं सपोज अगर मेरे पास कोई वीएम है, ठीक है, ये सपोज मेरा वीएम है, इसमें 2 वर्चुअल सीपीयूज थे, सेम कॉन्फ़िगरेशन का वीएम अगर मैं एक और ऐड कर दिया, 2 वर्चुअल सीपीयू और एक ऐड कर दिया मैंने, राइट, 2 वर्चुअल सीपीयू, तो तुम देख रहे हो इसमें मैं जो मेरा एग्जिस्टिंग था फर्स्ट वाला उसमें मैं एक और वर्चुअल सीपीयू ऐड किया, उसमें एक और वर्चुअल सीपीयू, एक्चुअल में ये कितने हैं, 3 वर्चुअल सीपीयू, 3 वीएम्स हैं, राइट, और तीनों को मैंने एक साथ अटैच कर दिया, या सेम काम सर्व करने के लिए मैंने उसको असाइन कर दिया सपोज। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मैं हॉरिजॉन्टली जो है एक्स्ट्रा मशीन्स ऐड करता जा रहा हूँ, क्या करते जा रहा हूँ, ऐड करते जा रहा हूँ। तो एडिंग VMs, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। और अगर मैं सेम मेरा एग्जिस्टिंग VM है, सिंगल VM, ये मेरा 2 वर्चुअल सीपीयू वाला मशीन था, इसमें इसी सेम मशीन पे पहले 2 वर्चुअल सीपीयू था, अब उसमें 2 वर्चुअल सीपीयू और ऐड कर दिया, मतलब ओवरऑल अब मेरे पास क्या हो गया, 4 सीपीयू वाला मशीन बन गया, सेम एग्जिस्टिंग मशीन। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्केलिंग। इसमें अभी कुछ कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को, क्लियर है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, क्लियर। अब देखो हर एक का ना पर्टिकुलर यूज केस होता है, हर एक कौन सा स्केलिंग हम यूज करने वाले हैं ये भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा यूज केस क्या है। अब अगर सपोज देखो जैसे हमारा कोई ऐसा इंटेंसिव वर्कलोड है जिसमें तुम्हारा जो वर्कलोड है या तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ट्रांसफर करोगे तो फिर से तुम्हारा एप्लीकेशन रिबूट हो जाएगा, तो तुम्हें डाउन टाइम नहीं चाहिए, तुम्हें ये नहीं चाहिए कि एप्लीकेशन तुम्हारा थोड़ी देर के लिए भी बंद हो, है ना। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, ये वर्टिकल स्केलिंग यूज करेंगे, सेम एग्जिस्टिंग VM को थोड़ा और मेमोरी और CPU प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो जो वर्कलोड बढ़ा है, ट्रैफिक बढ़ा है, उसको सस्टेन कर सके, ठीक है। अब कभी कभी यूज केस आता है कि
चलो भाई, अब सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं हमारे मीट का ही, जैसे हम अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट। अब देखो तुम लोग कि अगर सपोज एक वीएम है, ठीक है, इस वीएम में हम सारे जो मीट का एप्लीकेशन है वो रन हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सपोज इस वीएम की कैपेसिटी है कि अगर मीट के एप्लीकेशन में 50 मेंबर्स आए, है ना, तब तक ये सस्टेन कर सकता है। अगर 51 मेंबर आता है, राइट, तो ये और ट्रैफिक नहीं ले सकता, इसका थ्रेशोल्ड है, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये ट्रैफिक लेना बंद कर देगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, या तो मैं सेम एप्लीकेशन के साथ एक नया वीएम क्रिएट कर दूं, है ना, या फिर मैं ये काम कर सकता हूँ, इसी वीएम को और ज़्यादा सीपीयू और मेमोरी पावर दे दूं ताकि ये और मेंबर्स को एक्सेप्ट कर सके, करेक्ट। अब तुम लोग देखो, अगर मेरा एप्लीकेशन मीट टाइप का है, राइट, मीट एप्लीकेशन है, इसमें पता होना चाहिए यूजर को कि अगर पहले के 50 मेंबर्स हैं तो मेरे को पता है 50 मेंबर ज्वाइन हो सके हैं। जो 51 वाला मेंबर है, अगर मैं नया वर्चुअल मशीन स्पिन अप करता हूं तो वो जो नया बंदा है वो तो यहाँ, उसका जो डेटा है वो यहाँ पर पॉपुलेट होने वाला है। सही बात है ना, 50 लोग तो यहाँ पर हैं, बट अगर जो 51 वाला नंबर बंदा है उसका डेटा तो यहाँ पर अवेलेबल है, तो इन दोनों को मुझे फिर सिंक में करना पड़ेगा, तब जाके मेरे जो पूरे 51 मेंबर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक ही मीट पे रह सकते हैं। देन एंड देन, राइट, समझ में आ रही चीजें कुछ? फिर से समझाऊं क्या? ये थोड़ा ट्रिकी था मेरे हिसाब से, थोड़ा हार्ड लग रहा है ना? Yes. ओके ओके, ये थोड़ा तुम लोगों को ट्रिकी लग रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग यूज कैसे करना है, तब जाके तुम समझ पाओगे कि कब तुम्हारे एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट में के हिसाब से तुम सजेस्ट कर सको कि भाई अगर तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट है तो तुम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग चूज करो, अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो तुम वर्टिकल स्केलिंग चूज करो, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, हमें पता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब, बताओ, नए वर्चुअल मशीन्स ऐड करते जाएंगे, राइट। और अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग मतलब उसी पर्टिकुलर वीएम पे हम और मेमोरी और सीपीयू क्या करते रहते हैं, ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। Horizontal. अब देखो, एक अज्यूम करते हैं हमारा मीट का एप्लीकेशन है, ये जो गूगल मीट चल रहा है हमारा भी, राइट। तो सपोज सोचो ये मेरा एक वीएम है जिसके अंदर मीट का एप्लीकेशन रन हो रहा है, मीट एप्लीकेशन चल रहा है इसमें, है ना। अब इसकी कैपेसिटी पता है कितनी है कि ये सिर्फ 50 मेंबर्स को ही एक्वायर कर सकता है, मतलब 50 मेंबर्स तक अगर आते हैं इस मीट एप्लीकेशन में तो ये वीएम जो है वो हैंडल कर सकता है। अगर 50 से एक भी ज़्यादा हुआ तो ये हैंडल नहीं कर सकता, राइट। तो अगर हमें ट्रैफिक चाहिए और हम चाहते हैं कि बंदे और आए, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्केल करना पड़ेगा। इतनी रिक्वायरमेंट क्लियर है? It depends on the requirement. 50, मतलब we can include more 50. यस। तो अभी कैसा है, अभी सपोज मेरे को और मेंबर्स अगर आते हैं उनको भी इस मीट एप्लीकेशन में ऐड करना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, और सीपीयू और मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट? Horizontal, vertical, both we need to. ये दो ऑप्शन रह रहे हैं हमारे पास, तो हम चूज कैसे करें कि हम हॉरिजॉन्टल चूज करें या वर्टिकल चूज करें, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर मेरे पास ये जो 51 वाला नंबर बंदा आ रहा है, तो अगर सपोज अभी एज्यूम कर रहा हूँ मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ले रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक और नया वीएम हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 51 वाला जो मेंबर आएगा मेरे पास, उसका डेटा कहाँ पर अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर वीएम पे अवेलेबल है, और जो ऑल 1 से लेकर जो 50 मेंबर्स हैं उनका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, करेक्ट है ना। अब तुम लोग देखो कि अगर ये 51 वाले मेंबर को अब अगर सपोज इसी पर्टिकुलर वीएम को अगर मैं टारगेट करूं, तो इस वीएम के अंदर जितने भी लोग हैं वो आपस में 50 के 50 एक दूसरे को जानते हैं, पता है उनको। बट अगर 51 वाला मेंबर है वो किसी पर्टिकुलर अलग से वीएम में बना हुआ है, करेक्ट, उसका डेटा वहां अवेलेबल है,
तो हमें कुछ तो ऐसा बैकएंड में कॉन्फ़िगर करके रखना पड़ेगा ताकि सारे जो मेंबर्स हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो किसी पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे आए, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे रहे। सॉरी, Yeah, all VM का स्टोरेज लाइक डेटा पूरा एक ही प्लेस पे रहना है ना अभिषेक? एक ही प्लेस पे रहेगा, देन एंड देन हम ये आर्किटेक्चर फॉलो कर सकते हैं, करेक्ट। अदरवाइज ये आर्किटेक्चर काम करेगा क्या? नहीं, है ना, क्योंकि अगर नहीं। 50 मेंबर्स ही वो एक्सेप्ट कर सकता है तो 50 मेंबर के लिए तो कोई इशू नहीं। जब 51 वाला मेंबर आया फिर उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं रहेगा कि बाकी के मेंबर्स अवेलेबल भी हैं क्या। अगर उसके पर्टिकुलर वीएम के अंदर और 51 से लेकर सपोज 70 तक लोग आए तो यहाँ पर 51 नंबर वाला पार्टिसिपेंट है और 70 तक के जो पार्टिसिपेंट है वो एक दूसरे को जानते होंगे और बाकी लोग नहीं जानते होंगे एक दूसरे को, ऐसा यूज केस बनेगा। तो ऐसे सिनेरियो में अगर जो क्लाइंट है या तुम्हारा जो मीट का एप्लीकेशन है उसके लिए हमने एक सेंट्रलाइज स्टोरेज लोकेशन कॉन्फ़िगर करके रखा है जहां पर वो अपना सारा यूजर का डेटा रखते हैं और कोई भी नया वीएम स्पिन अप होता है तो उसका डेटा भी वहीं जाता है, तो वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो रहेंगे वो आपस में सिंक में रहेंगे क्योंकि जो भी डेटा है, जो भी मेंबर डिटेल्स है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन से आ रहा है। तो नया वीएम अगर और भी स्पिन अप होता है वो भी डेटा यहाँ से उठाएगा और लोकेशन करेगा, वो भी डेटा यहाँ से उठाएगा और वीएम क्रिएट करेंगे वो भी डेटा यहाँ से उठाएगा। तो सारा का सारा डेटा एक दूसरे के साथ कैसा है, सिंक में है, राइट। तो जितना भी वीएम क्रिएट हो वो सब आपस में कैसे रहेंगे, सिंक पे रहेंगे, राइट। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सजेस्ट कर रहे हैं किसी को, राइट, तो हमें इस टाइप का सजेशन हम दे सकते हैं कि अगर आपका यूज केस ऐसा है कि आप अपने एप्लीकेशन का डेटा किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे डाल रहे हैं, देन एंड देन वी कैन यूज द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ये फर्स्ट यूज केस हुआ। क्लियर है ये यूज केस? हेलो, यस यस यस। अब सेकंड चीज कभी कभी क्या रहता है, अगर हमारा स्टैटिक वेबसाइट है, सॉरी जस्ट आईपी एड्रेसेस, सिंपल, कोई हमारा अगर स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट मतलब समझते हो, मतलब जस्ट उसमें वेब पेज है, जैसे विकिपीडिया है, वहां पर लोगों का कम्युनिकेशन वगैरह कुछ नहीं होने वाला, सिंपल सा वेबसाइट है वो, है ना, और सारा कंटेंट स्टैटिक है, चेंज नहीं होने वाला, है ना, सब नॉर्मल रहने वाला है, करेक्ट। Yes. तो ऐसे सिनेरियोज में अगर किसी वेबसाइट पे बहुत सारा थ्रेशोल्ड भी आता है, तो अगर मैं एक वीएम है मेरे पास, सपोज सॉरी एक वीएम है ना, उसमें मैंने विकिपीडिया डाल दिया, दूसरा वीएम है उस पर भी मैंने विकिपीडिया डाल दिया, सॉरी, है ना, दूसरा वीएम है उसका, तीसरा वीएम है उस पर भी विकिपीडिया डाल दिया, तो यहाँ पर यूजर वगैरह का सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टैटिक कंटेंट है, स्टैटिक वेबसाइट है, वो आराम से सर्व हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियोज के लिए भी तुम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सजेस्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें यूजर इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर नहीं है, जस्ट सिंपल वेबसाइट है, वेब पेज है, तुम जस्ट दिखाना चाहते हो। तो अगर तुम अपना खुद का कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो, राइट, उसमें दिखाना चाहते हो कि यस आई हैव स्किल ऑन ऑटो स्केलिंग फीचर, है ना, मुझे पता है ऑटो स्केलिंग क्या होता है, कैसे करता है, तो तुम इस तरह से अपने वेबसाइट को दिखा सकते हो कि देखो मैंने ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करके रखी है, तो इनकेस अगर ट्रैफिक ज़्यादा आता है तो ऑटोमेटिकली एक नया वीएम स्पिन अप होगा मेरा, उसमें भी मेरा कंटेंट सेम टू सेम होगा स्टैटिकली। ओके, तो अभी तुम लोग अगर देख रहे हो तो ये देखो, ये हमारा एक वीएम है, ये हमारा एक वीएम है, ये हमारा वीएम है, इन तीनों चीज़ों में तुम्हें एक चीज़ कॉमन दिख रही है क्या? जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा है, तीनों में सेम है, तीनों का 2 वर्चुअल सीपीयू, राइट, और हमारा स्टैटिक कंटेंट भी सेम है ना, हमारा एप्लीकेशन का कोड भी सेम है, सब कुछ सेम है, करेक्ट, है ना। तो तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ कि अगर मेरा कोई ये पर्टिकुलर वीएम है, जिस पहला वीएम, राइट, उस पहले वीएम में मेरा सारा कंटेंट अवेलेबल है अभी, है ना, तो इसी वीएम को एज अ मैं रेफरेंस लेके बाकी का जो वीएम है वो क्रिएट कर लूँ। अगर मुझे सेम टाइप का वीएम बनाना है, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम लोग करते क्या हैं, सेम टाइप का ही वीएम बनाते हैं ना, तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आया कि अगर तुम इस वीएम को एज अ रेफरेंस वीएम क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में
सबसे पहले इससे बनाओ एक टेम्पलेट। क्या बनाओ? टेम्पलेट। जैसे कि सपोज अगर मेरे को 100 खिलौने बनाने हैं, राइट, मैं क्या करता हूँ, एक सांचा बनाता हूँ, उस सांचा से 100 के 100 टेम्पलेट खिलौने बना सकता हूँ मैं, करेक्ट है यस ना? यस ऐसे ही होता है ना हमारे जनरल यूज केस में भी। तो सेम टू सेम यहाँ भी होता है। अगर मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम एप्लीकेशन, सब कुछ सेम रहेगा, ऐसा अगर वीएम बार बार बनाना है ना, तो मैं ऐसे टाइम पे क्या करूंगा, एक रेफरेंस वीएम लूंगा, उस रेफरेंस वीएम से एक टेम्पलेट क्रिएट करूंगा। टेम्पलेट मतलब हमारा मोल्ड, जैसे कि टॉय बनाने के लिए मैं मोल्ड लेता हूँ, तो वैसे टेम्पलेट हमारा एक मोल्ड है, और इसका यूज करके मैं जितने चाहे उतने वीएम्स बना सकता हूँ। कौन से टेम्पलेट यूज करते हैं अभिषेक? विच टाइप ऑफ टेम्पलेट? तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में जो हमारा एप्लीकेशन का वीएम रहेगा, एक रॉ वीएम बनाएंगे पहले, है ना, उसके अंदर हम अपना एप्लीकेशन डालेंगे, और फिर उस एप्लीकेशन को से वो जो वीएम है, राइट, उस वीएम को एज अ रेफरेंस लेके एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। बेसिकली वो जो टेम्पलेट होगा वो उस वीएम का रेप्लिका होगा। जैसे हम लोग इमेज यूज करते हैं, अभी देखो विंडोज के कितने सारे वीएम्स हैं, राइट, बहुत सारे वीएम्स हम बना सकते हैं विंडोज के, करेक्ट। तो उसका जो ओएस फाइल रहता है, इमेज फाइल रहता है, वो तो सेम है ना सबके लिए। तो वो जो इमेज फाइल है वो हम सबके लिए क्या है, एक टेम्पलेट है ना। हम जस्ट टेम्पलेट को इंस्टॉल करते हैं, वो टेम्पलेट हमारे लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देता है हमारे वीएम के अंदर, है ना। सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम, कि विंडोज 10 है, इसमें ये फीचर्स होने चाहिए, ये सारी चीजें सेम है, करेक्ट। समझ में आ रही है क्या चीजें? ओके, तो बेसिकली हम अभी देखेंगे कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है। एक्चुअल में क्या होता है पता है क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेम्पलेट बनाएंगे, उस टेम्पलेट के थ्रू हमें जितने वीएम बनाने हैं उतने वीएम उस के थ्रू हम बना सकते हैं। अब देखो सपोज हमारा इंडस्ट्री यूज केस है ना, कि जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, अब सपोज वो क्लाउड में माइग्रेट करने वाले हैं, उनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ऑन प्रीमिसेस पे था, खुद के ऑफिस में था, अब वो चेंज होके क्लाउड में आ रहा है। तो तुम सोचो कि वो लोग कोई हार्डन इमेज यूज करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर इमेज यूज करते हैं जो उनके इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से है। अब सेम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले इमेज से तुम्हें 100 वीएम बनाने हैं उनके 100 एम्प्लॉयज के लिए, तो ये फिजिबल है क्या कि जाके तुम इंडिविजुअल एक एक वीएम बनाओ? 100 वीएम्स बनाने हैं तुम्हें, सोचो थोड़ा, कुछ तो ऑटोमेशन या फिर कुछ इजी वे होना चाहिए, यस करेक्ट ना, यस है ना। क्योंकि 100 वीएम अगर मैं जाके बनाते रहा तब तो हालत खराब हो जाएगी नहीं। या जी डिफिकल्ट है, बहुत तो difficult है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम, जो उनका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वीएम रहेगा ना, उस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के वीएम से मैं एक बनाऊंगा टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट मतलब मोल्ड तुम लोग एज्यूम करो, और इस मोल्ड से, ठीक है, इस मोल्ड से या इस पर्टिकुलर टेम्पलेट से मैं 100 वीएम्स क्रिएट कर सकता हूँ विथ वन हिट। ओके, सो ये बेसिकली होता है टेम्पलेट, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताया कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का यूज केस क्या था, कैसे हम यूज करेंगे। 2 यूज केस बताएं। अगर सपोज हमारा मीट टाइप का एप्लीकेशन है, उसमें अगर उनका डेटा जो है किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर हो रहा है, तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज करो अगर आपको मोर पावर की जरूरत है, राइट। सेकंड थिंग आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल, और एक सेकंड चीज बोला मैंने, स्टैटिक कंटेंट है, अगर कोई एप्लीकेशन है तुम्हारा, कुछ चेंज नहीं होने वाला उसमें, तो जस्ट और सजेस्ट करो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बहुत बेटर है ना। अब सेकंड आते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग पे। तो बेसिकली वर्टिकल स्केलिंग होता क्या है, राइट। तो मैंने तुम्हें बताया वर्टिकल स्केलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा एक वीएम रहता है, राइट, उसका उसी वीएम में और सीपीयू और मेमोरी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, करेक्ट। मोर सीपीयू प्लस मेमोरी हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, करेक्ट। तो ये होता है वर्टिकल स्केलिंग में। अब वर्टिकल स्केलिंग का यूज केस क्या है, अब सपोज ऐसा कोई एप्लीकेशन है मुझे, राइट, जिसमें हम डाउन टाइम नहीं चाहते या नया वीएम स्पिन अप होता है, तो मेरे पास कोई सेंट्रलाइज लोकेशन नहीं है जहां पर मैं अपना डेटा स्टोर कर रहा हूं। तो नेक्स्ट जो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करके नया वीएम क्रिएट करूंगा, उस पर अगर डेटा जाता भी है तो मेरे पहले वाले वीएम और जो नया क्रिएटेड वीएम है उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंक नहीं है, तो कुछ पता नहीं रहेगा। तो हमारा ये जो मीट हो रहा है ये कुछ काम का है क्या?
नहीं ना, क्योंकि 10 मेंबर्स तक आ रहे हैं, 50 मेंबर्स तक आ रहे हैं, वो एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। बट जो 51 वाला मेंबर है वो तो जानते ही नहीं ना क्या चल रहा है आगे, 50 मेंबर पहले से हैं अभी कि नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्केलिंग करेंगे बेसिकली, और ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो तो सिंपल एक हमारा एक वीएम रहेगा, ठीक है, और उस वीएम के अंदर मैं इसके पहले 2 वर्चुअल सीपीयू था, उसको मैं 4 वर्चुअल सीपीयू में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये अब बन जाएगा हाई सीपीयू एंड मेमोरी पावर वाला वीएम, करेक्ट। तो ये होता है हमारा वर्टिकल स्केलिंग। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्केलिंग के लिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करना है, ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन है MIG, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप। और सेकंड वन, अगर मैं वर्टिकल स्केलिंग करना चाहता हूं तो उसको बोलते हैं हम लोग अनमैनेज इंस्टेंस ग्रुप, अनमैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप, ठीक है। अब बेसिकली नाम ही सजेस्ट देखो, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, मैनेज मतलब खुद से मैनेज करेगा सामने वाला, तो क्लाउड प्रोवाइडर, राइट। और अनमैनेज मतलब उसको क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज नहीं कर रहा, वो हमें खुद से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग MIG क्या होता है। तो जैसे मैंने तुम्हें यूज केस बताया कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है, मेरे पास एक वीएम है और उसी के तरह मेरे को रेप्लिकेट करना है और 100 वीएम्स, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक बेस वीएम लूंगा जो कंपनी का है हमारा बेस वीएम, ठीक है। इस बेस वीएम का एक इमेज बनाऊंगा मैं, कल तुम्हें बताया था इमेज, जैसे कि विंडोज़ जो है, विंडोज़ हम सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, बाकी उसका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेम होता है। हम अपना इमेज डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे लैपटॉप के अंदर, और उसमें जो कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए जैसे VS कोड वगैरह वो हम खुद से इंस्टॉल करते हैं, करेक्ट। तो वो खुद से दे रहे हैं, बस एक बेस वीएम दे रहे हैं, उसका यूज़ करके सेम टू सेम सारे लोग यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हम एक बेस वीएम लेंगे, उसमें हमारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चेंजेस करके एक इमेज बनाएंगे, है ना, और उस इमेज से हम एक बनाएंगे टेम्पलेट, ठीक है, और उस टेम्पलेट का यूज़ करके हम बनाएंगे MIG मतलब मैनेज इंस्टेंस ग्रुप। मतलब अगर मुझे टेंस ऑफ वीएम्स चाहिए तो टेंस ऑफ वीएम बना सकता हूँ मैं सेम टेम्पलेट का यूज़ करके, मुझे 100 वीएम्स बनाने हैं तो हंड्रेड्स ऑफ वीएम बना सकता हूँ मैं सेम टेम्पलेट का यूज़ करके, या 1000 बनाने हैं तो 1000 भी बना सकता हूँ यूजिंग द सेम टेम्पलेट। उसमें पहले से वो सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था, इमेज क्या होता है, नॉर्मल सा कोई भी पब्लिक इमेज ले लो, उसमें खुद के सॉफ्टवेयर जो चाहिए तुम इंस्टॉल कर लो और उससे एक इमेज बना लो, और वो इमेज यूज़ कर लो एज अ टेम्पलेट, है ना, और फिर उस टेम्पलेट का यूज़ करके तुम्हें जितने वीएम्स बनाने हैं उतने वीएम्स तुम बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हम करने वाले हैं। और अनमैनेज इंस्टेंस ग्रुप में बेसिकली क्या होता है, और देखो अभी कैसा है, हमारा यूज़ केस है वेबसाइट को सर्व करना, मतलब जो हमारा एंड यूज़र है, राइट, उसके लिए बहुत स्मूथ सर्विंग होनी चाहिए, उसको आराम से सारी चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए, करेक्ट। तो वो कैसे होगा, तो हमारा जो ये MIG बनाऊंगा या हंड्रेड्स ऑफ VM बनाऊंगा मैं, इस VM को एक लोड बैलेंसर के पीछे डाल दूंगा मैं LB, और वो लोड बैलेंसर एक्सपोज होगा हमारे एंड पॉइंट को, मतलब हमारे एंड यूज़र को। तो सपोज अगर फ्लिपकार्ट की साइट है तो फ्लिपकार्ट की साइट एक्सेस करने के लिए वो जो बंदा है वो लोड बैलेंसर के IP को या डोमेन को हिट करेगा flipkart.com को, और वो जो flipkart.com है बिहाइंड द सीन MIG सर्व कर रहा होगा। तो जैसे ही अगर नॉर्मल डेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस MIG के अंदर या मैनेज इंस्टेंस ग्रुप के अंदर पहले 10 VM थे नॉर्मल डेज में, ठीक है। और फिर अगर मेरे पास सेल आई, राइट, तो सेल आई तो ये ऑटोमेटिकली 10 से स्केल होके कहाँ तक पहुँच जाएगा, सपोज 20 VMs में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और अगर फिर से सेल ख़त्म हुई, राइट, तो ये वापस से अपने नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा। तो इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग बिहाइंड द सीन चीज़ों को। अगर मुझे मेरी वेबसाइट है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अचानक से आने वाला है, तो ऐसे प्लान करके रखते हैं ताकि वो सिचुएशंस को हैंडल कर सकें और सर्व कर सके क्लाइंट को।
समझ में आई ये चीज? बोलो। हेलो। तो सबसे पहले सर्विंग का तरीका कैसा रहेगा? सॉरी, ओके। सर्विंग का तरीका कैसा रहेगा? सबसे पहले हमारा रहेगा एंड यूजर। क्या रहेगा हमारा? एंड यूजर। अब ये एंड यूजर हमारे लोड बैलेंसर को एक्सेस करेगा, LB लोड बैलेंसर को एक्सेस करेगा, और इस लोड बैलेंसर के अंदर हम कॉन्फ़िगर कर रखेंगे MIG या फिर UMIG, राइट। और फिर ये UMIG या MIG अपने हिसाब से, सपोज अगर नॉर्मल डेज हैं तो 3 VM रहेंगे इसमें या 10 VM रहेंगे, और जैसे ही ट्रैफिक बढ़ा ये ऑटोमेटिकली और VMs ऐड करता जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो एप्लीकेशन है वो बिहाइंड द सीन वर्क करता है। तुम ही सोचो ना कि नेटफ्लिक्स है या फिर तुम्हारा फ्लिपकार्ट ही है या बाईजूस है, राइट, कोई सा भी वेबसाइट का एप्लीकेशन है, वो कैसे इतना सीमलेसली वर्क करता है, चाहे कितना भी ट्रैफिक आए, कितना भी वर्कलोड आए, वो स्मूथली चलता है। कभी तुमने ये देखा है क्या तुम्हारा सर्वर डाउन हो गया? हाँ, कॉलेजेस की साइट्स में होता है ये चीज़ें, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस कम होते हैं, मे बी इसलिए होता होगा, राइट। बट जो इंडस्ट्रियल वेबसाइट्स हैं वो कभी भी डाउन नहीं जाते या फिर कभी भी बंद नहीं हो जाता अचानक से ऐसे ही, भले ही कितना भी सेल आए, कुछ भी हो। तो बिहाइंड द सीन वो इस तरह का मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो थोड़ा ओवरव्यू दो तुम लोग भी, कुछ समझ में आया? हाँ जी भैया, थोड़ा है। चलो फिर, चलो जल्दी से क्विक रिकैप मारते हैं, राइट, और उसके बाद हम कंसोल पे जाएंगे और एक्चुअल में कैसे बनता है ये देखेंगे। तो जल्दी से चलो रिकैप करो। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जल्दी बोलो क्या होगा, बोलो। एडिंग, इसमें हम इंस्टेंस ऐड करते रहते हैं, न्यू VMs, राइट, VMs। हाँ जी, न्यू VM ऐड करते हैं बेसिकली। और वर्टिकल स्पेलिंग में क्या होता है? VM हम ऐड नहीं करते, उसी पे मतलब रिसोर्सेज ऐड करते हैं। VM के साथ ही उस पे हम लोग और CPU और मेमोरी क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ऐड कर देते हैं, राइट। ऐड कर। सो ये होता है हमारा वर्टिकल स्केलिंग। अब सपोज MIG बताया मैंने, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप। अब मैनेज इंस्टेंस ग्रुप नाम से ही सजेस्ट है, ये ऐसा ग्रुप होगा जिसके जो VMs होंगे, इंस्टेंसेस होंगे, वो मैनेज्ड होंगे ऑटोमेटिकली। तो इसको हम लोग अचीव करने के लिए क्या करते हैं? टेम्पलेट बना के रखते हैं, है ना, टेम्पलेट। और उस टेम्पलेट्स के थ्रू जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है, जो भी पैरामीटर हमने सेट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंगली नए VMs क्या होते रहते हैं? ऐड होते रहते हैं और रिमूव होते रहते हैं, ठीक है। और UMIG में क्या रहता है हमारा, जो हमारा एग्जिस्टिंग VM है उसको हम अटैच कर देते हैं डायरेक्टली UMIG के साथ, अनमैनेज इंस्टेंस ग्रुप के साथ। तो सपोज अगर मुझे ऐसा कुछ यूज केस है जिसमें ना मुझे डिफरेंट टाइप के मशीन, ऊपर वाले में कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब सेम रहता है, करेक्ट, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता है। 2 वर्चुअल CPU है तो सब में 2 वर्चुअल CPU होगा, मेमोरी 500 GB है तो सब में 500 GB मेमोरी होगा, करेक्ट। बट अनमैनेज इंस्टेंस ग्रुप में क्या रहता है हमारा, जो मेमोरी और CPU है वो डिफरेंट होते हैं। तो सपोज अगर मेरे अनमैनेज इंस्टेंस ग्रुप के अंदर 2 VMs हैं, VM नंबर 2, VM नंबर 1, तो इस VM में 2 वर्चुअल CPU हो सकता है और 100 GB ऑफ मेमोरी हो सकती है। और ये जो अनमैनेज इंस्टेंस ग्रुप में VM है, इसमें 6 GB वर्चुअल CPU हो सकता, 6 वर्चुअल CPU हो सकते हैं और 1000 GB मेमोरी हो सकता है। दिस इज पॉसिबल, बट इन UMI अनमैनेज इंस्टेंस ग्रुप ये चीज़ पॉसिबल नहीं रहती। सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? सेम होता है, क्योंकि हम टेम्पलेट मेथड यूज करते हैं। क्लियर है इतना? यूज केस समझ में आया, कब किसका यूज करना है और एक्चुअल में होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सेम कंसेप्ट तुम और ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे जब तुम GKE वगैरह सब पढ़ोगे, राइट। वहाँ पर भी ना ये स्केलिंग वगैरह के लिए पैरामीटर वगैरह सेट करते हैं और वो मोस्टली MIG बेस्ड होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी पढ़ेंगे अपन। हाँ, तो अब देखो, अगर मुझे सबसे पहले हम सीखते हैं इन जनरल यूज केस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज MIG। क्या है? एक मिनट रुको, ये थोड़ा पता नहीं, इसका सेंसिटिव कम करनी पड़ेगी मुझे। ओके,
जस्ट अ मिनट, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है MIG बनाने का मेथड, प्रोसेस याद रख लो, राइट, वही हम अभी फॉलो करेंगे, तुम लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले मैं एक रॉ VM लूंगा, क्या लूंगा, एक रॉ VM, या फिर सपोज मैंने डेबियन ले लिया, उबंटू ले लिया, कुछ तो VM ले लिया, ठीक है। अब इस रॉ VM में मैं इंस्टॉल करूंगा अपने सॉफ्टवेयर्स, इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ये मैं करूंगा मेरे एप्लीकेशन। सपोज अगर Gmeet का कोड मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूंगा मैं, ये जो अब ये VM जो है मेरा Gmeet का एप्लीकेशन सर्व कर रहा है, करेक्ट। अब क्या करूंगा, इस VM को एज अ रेफरेंस लेके मैं एक बनाऊंगा इमेज। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं इमेज बनाता हूं तो सबसे पहले क्या रहता है, मेरा एक एग्जिस्टिंग VM रहता है, राइट, और उस VM में मैं पर्टिकुलर अपने जो डिपेंडिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह रहते हैं वो मैं इंस्टॉल करता हूँ, उससे इमेज बनाता हूँ। तो अब अगर मैं इस इमेज का यूज़ करके कोई एक नया VM बना रहा हूँ, राइट, तो उस VM में पहले से ये जो सॉफ्टवेयर्स होंगे वो पहले से इंस्टॉल होंगे, करेक्ट, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, बताओ, हेलो हेलो, यस यस, आवाज आ रही है ना, या सो इस अब अगर सपोज मैंने इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर, तो उससे मैंने इमेज बनाए, तो इस अगर VM से अगर मैं कोई नया VM क्रिएट करता भी हूँ, राइट, ऊपर ले चलता हूँ मैं, नया VM क्रिएट भी करूँगा, राइट, तो उसमें पहले से ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेंगे, करेक्ट। तो अभी क्या करना है मुझे, नया सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं करना, इस इमेज का लेके मैं एक बनाऊँगा टेम्पलेट, क्या बनाऊँगा मैं, टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट का यूज़ करके जितने भी VM की ज़रूरत पड़ेगी उतने नंबर ऑफ VMs मैं बना लूँगा। ये प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक रॉ VM लेंगे, उसमें हमारे डिपेंडिंग सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद हम इमेज बनाएंगे, और इमेज के बाद फिर टेम्पलेट बनाएंगे, और उस टेम्पलेट का यूज़ करके हम बनाएंगे VMs या नंबर ऑफ VMs, दैट इज़ कॉल्ड MIG, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप। क्लियर? सो लेट्स सी यार, ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में VM कैसे बनाते हैं लैब में, ठीक है। तो जस्ट 2 मिनट दो मुझे, मैं तुम लोगों को बताता हूँ एक्चुअल में कैसे बनाते हैं, ओके। लैपटॉप को हटाया मैंने, अभिषेक, सॉरी टू इंटरप्ट, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस यस, दिस इज रिकॉर्डिंग, क्या, थैंक यू सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करने वाला, राइट, जस्ट अ मिनट, एंटायर स्क्रीन करता मैं, ओके, सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी, या मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं, नहीं दिख रहा। यस जस्ट पिन कर लो ये वाली स्क्रीन को, उस वाले को थोड़ा सा शांत रख लो, है ना, हम डिस्कस करेंगे जो जो कंफ्यूजन होगा तुम लोगों का, राइट। ओके, दिख रही है स्क्रीन लैब वाली? यस, यस, सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। ये है सेटअप नेटवर्क एंड HTTP लोड बैलेंसर लैब। हम लोग पूरा ये लैब नहीं करने वाले, राइट, वी जस्ट फिगर आउट कि कैसे हम MIG बनाते हैं, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, ठीक है। सो जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हम दोनों मेथड से बनाएंगे, एक तो GUI से भी और एक तुम्हारा इससे भी, CLI से भी, ओके, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि कैसे कमांड बनाते हैं। तो जस्ट मैं कंसोल पे लॉगिन करता हूँ। किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, या थैंक यू। ओके, सो जस्ट नीचे आते हैं। तो एक बात बताओ, तुम्हें अब वर्चुअल मशीन बनाना आता है, करेक्ट, क्लाउड के अंदर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर बेसिकली, करेक्ट, आता है ना, कल हमने सीखा था, करेक्ट, यस। अब हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल मशीन, देखो यहाँ पर एक कमांड है gcloud compute instances create, राइट। तो बेसिकली हम इसमें हम भी बनाने वाले हैं। पहले मैं तुम लोगों को GUI से बताता कि एक्चुअल में ये पूरा जो कमांड है वो क्या कर रहा है।
देन नेक्स्ट वाला जो कमांड रहेगा वो हम CLI से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को जो कमांड है वो अंडरस्टैंड आना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो कमांड है इसमें सारी चीज़ें चल क्या रही है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ से अब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है हमें। तो कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे? सबसे पहले तुम्हें क्रिएट कमांड के बाद जो भी दिखता है दिस इज जस्ट अ नेम ऑफ द VM, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इमेज दिख रही है यहाँ पर, इमेज फैमिली Debian 9, ये उसका इमेज का प्रोजेक्ट है Debian क्लाउड, ठीक है। मतलब एक तरह से हम Debian टाइप का VM बना रहे हैं जो कि सिमिलर होता है तुम्हारे Ubuntu से, ठीक है। Ubuntu जैसा VM बनाएंगे हम। उसका जोन हमारा होगा US Central 1A, ओके। और उसमें एक टैग लगा रहेगा नेटवर्क टैग, दैट इज नेटवर्क LB टैग। और उसमें मैंने तुम्हें कल बताया था, याद है क्या, कि एक मेटा डेटा टाइप का सेक्शन होता है जहाँ पर हम चाहें तो अगर हम चाहते हैं कि कोई एप्लीकेशन के अंदर पहले से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो या पहले से वो कमांड रन हो, जैसे ही हमारा VM स्पिन अप हो, है ना, तो वो जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट वाला एक सेक्शन था वहाँ पर तुम स्टार्टअप स्क्रिप्ट डाल सकते हो, बताया था मैंने, राइट। मैं अभी भी फिर से बताऊंगा। तो ये वो स्टार्टअप स्क्रिप्ट है जो उन्होंने डाल रखा है, ठीक है। सो सबसे पहले कंसोल GUI से बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा बताओ, बोलो। मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर, सर्च फॉर द कंप्यूट इंजन ऑफरिंग होती है, यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, जस्ट क्लिक हियर, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंस होता है, तुम लोगों को पता है ये चीज, करेक्ट। हाँ, अब यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नेम क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या नाम रखा है, www1, करेक्ट। तो जस्ट मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अब तुम्हारा जो लोकेशन है, जोन है, वो US Central 1A है। तो यहाँ पर रीजन में सिलेक्ट करूंगा US Central 1, और US Central 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा मशीन टाइप, सॉरी मशीन टाइप यहाँ पर डिफाइन नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ भी नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ही चलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ नई चीजें, एक मिनट इसको मैं बंद ही कर दे रहा हूँ, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर तो और नेटवर्क टैग वगैरह बस दिया है, ये इन सब चीज़ों का मशीन टाइप वगैरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं हम लोग। बूट डिस्क में उन्होंने बोला है Debian Linux 9, यहाँ पर अगर तुम देखोगे, राइट, Debian 9 लिखा है। तो यहाँ पर चूज क्या है हमारा, Debian Linux 11 चूजन है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, Debian 9 चूज करते हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने दो, ठीक हो गया। अब ये Debian Linux 9 है। सर्विस अकाउंट वगैरह नहीं दिया है तो हम उसको छेड़ने भी नहीं वाले, राइट। एक चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है, नेटवर्क टैग। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर टैग सेक्शन में नेटवर्क टैग दिया हुआ है, तो जस्ट आई एम कॉपिंग दिस थिंग, ओके। और यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, ये हो गया नेटवर्क टैग। ये हमने क्यों किया ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मैंने तुम्हें कल बताया था कि अगर तुम चाहते हो कि कोई सॉफ्टवेयर जो है पहले से तुम्हारे वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड रहे, जैसे ही वो क्रिएट होता है तो एक स्टार्टअप या मेटा डेटा नाम का सेक्शन होता है, वहाँ पर तुम्हें जो चाहिए वो डाल दो। तो बेसिकली ये कंटेंट हमें डालना पड़ेगा उस VM के अंदर। बेसिकली ये कर क्या रहा है, सबसे पहले तुम्हारा वर्चुअल मशीन के पैकेजेस अपडेट कर रहा है, देन उसके बाद Apache 2 एक तरह का वेब सर्वर होता है, वो इंस्टॉल कर रहा है, देन उसको रिस्टार्ट कर रहा है, और उसके जो /ww ये मैंने कल बताया था, ये नाम का फोल्डर रहता है। तो कोई भी वेब सर्वर रहता है, उसके इस फोल्डर के अंदर अगर कोई भी कंटेंट है तो वो कंटेंट वो सर्व करता है। गॉट इट? क्या बोला मैंने कि किसी भी वेब सर्वर, चाहे तुम Nginx इंस्टॉल करो चाहे वो Apache करो, कल हमने Nginx किया था, तो उसका एक स्टैटिक फोल्डर होता है /var/ww/html। तो इस फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा, जैसे कि हमारा अभी ये कंटेंट क्या है, index.html। सो ये index.html में जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो सारी चीज़ें सर्व करेगा। तो नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, जस्ट ये मेटा डेटा तुम उठा लो, सॉरी यहाँ तक, राइट, और कंसोल पे आओ। तो यहाँ पर तुम्हें मैनेजमेंट वाला सेक्शन दिख रहा है, जस्ट क्लिक हियर, और यहाँ पर देखो ऑटोमेशन नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर स्टार्टअप स्क्रिप्ट लिखा है। तो जस्ट वो स्टार्टअप स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट कर दो, हो गया तुम्हारा काम। इसको अलाइन कर लेते हैं अच्छे से, ऐसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेट्स सी, कर लेते हैं अच्छे से, राइट। तो
अभी अगर तुम देखोगे तो जब ये VM स्पिन अप होगा जो हम बनाने वाले हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अपाची 2 इंस्टॉल्ड रहेगा और उसके जो स्टैटिक फ़ोल्डर है उसके अंदर एक फ़ाइल रहेगी index.html नाम की। लेट्स सी होता है क्या ऐसा कुछ, है ना। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली है, हम कुछ चेंज नहीं करने वाले। हाँ, कल लाइक गौरव तुम पूछ रहे थे सोल टेनेंसी क्या होती है, करेक्ट। अब बेसिकली सोल टेनेंसी क्या होती है, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सिक्योरिटी के लिए बहुत कंसर्न होते हैं, और प्राइवेट क्लाउड मैंने आई थिंक स्टार्टिंग के सेशंस में पढ़ाया था। तो वहाँ पर क्या होता है, जो फिजिकल हार्डवेयर रहता है वो पूरा फिजिकल हार्डवेयर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ही बिलोंग करता है। समझ में कि वो जो पूरा रैक रहेगा वो उसमें जो भी रिसोर्सेज क्रिएट होंगे वो पर्टिकुलर VM ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करेंगे। जैसे कि अगर सपोज फ्लिपकार्ट है ना, तो फ्लिपकार्ट का कैसा है, उस पर्टिकुलर रैक पे अगर उन्होंने अलोकेट करके रखा है रिसोर्सेज, तो वो उनके लिए सोल टेनेंसी मतलब रेंट पे देना होता है, बेसिकली रेंट पे देना, है ना। मतलब कोई अपार्टमेंट कंपार्टमेंट वगैरह, और सोल मतलब सिंगल टेनेंसी, मतलब सिंगल बंदे का ही रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर हार्डवेयर पे अलोकेट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये होती है, तो उसके लिए पर्टिकुलर लेबल्स यूज़ करते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में ताकि वो मैनेज हो सके। अगर पर्टिकुलर लेबल के साथ अगर मैं इस VM को क्रिएट करता हूँ तो ये जो VM है वो पर्टिकुलर उसी हार्डवेयर के अंदर बनेगा जहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अलोकेटेड है। बेसिकली ये होता है। तो अभी हमें वो सारी चीज़ें नहीं बोला है, सो लेट्स क्रिएट दिस थिंग, है ना। और इसका इक्विवेलेंट अगर तुम देखोगे ना लगभग सेम लगेगा। देखो स्टार्टिंग का जो लाइन था वो सेम रखा होगा, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस क्रिएट एंड ww1, और हाइफन जोन देखोगे तो US सेंट्रल 1 ही लिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर ओह सॉरी क्या हो गया, एक मिनट ना, जस्ट अ मिनट, ओके सॉरी, ओहो फिर से फिल करना पड़ेगा, रुको एक मिनट मैं फटाफट भरता हूँ। ww1 ठीक है, US सेंट्रल 1A, इसको छेड़ना नहीं है अपने को। यहाँ पर मुझे चाहिए डेबियन लिनक्स 9, ठीक है। सर्विस अकाउंट पे कुछ नहीं करना, एक स्पेसिफिक टैग है और मेरे को मेटा डेटा पे स्टार्टअप स्क्रिप्ट ऐड करनी है, करेक्ट। सो लेट्स सी, ये हो गया, और एक टैग था आई थिंक स्पेसिफिक टैग, दिस वन, हाँ ये हो गया टैग, राइट। ओके जस्ट अ मिनट, ये हमारे नेटवर्क के अंदर यहाँ पर टैग के अंदर आएगा, परफेक्ट। इसका इक्विवेलेंट कमांड अगर देखेंगे तो लगभग सेम लगेगा तुम्हें। ये मैं तुम्हारे चैट पे पेस्ट कर दे रहा ताकि तुम उधर से गो थ्रू करते रहो। ओके, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इधर का स्टार्टिंग का जो कमांड है वो लगभग सेम है, जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस क्रिएट। अगर तुम जोन भी देखोगे तो जोन भी सेम है, US सेंट्रल 1A, राइट। यहाँ पर अगर तुम मेटा डेटा का फ्लैग देखोगे तो हमारा जो कमांड है वो सिमिलर होगा, ये वाला मेटा डेटा जैसे हमने जो यहाँ पर लिखा था, ये देखो मेटा डेटा, स्टार्टअप मेटा डेटा और सेम टाइप की चीज़ें, तो सब सेम रहता है। जस्ट मैं यहाँ पर GUI से बना रहा हूँ, वहाँ पर कमांड लाइन से बनाने बोला है, तो जस्ट क्लिक एंड क्रिएट। अब सेम टाइप की चीज़ हम CLI से भी बनाएंगे। GUI से बना लिया तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्लाउड सेल ओपन करना पड़ेगा, करेक्ट। और यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन की हैं, जैसे कि वो सेट कर रहे हैं कि उनका जो कंप्यूट रिसोर्सेज बनने वाले हैं वो US सेंट्रल 1A में ही बनना चाहिए, और उसका जो रीजन होगा वो US सेंट्रल 1 होगा। तो जस्ट कॉपी दिस थिंग, और जैसे ये प्रोविज़न होता है हम इसमें चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लाउड सेल के भी बहुत सारे फीचर्स हैं, धीरे धीरे फिगर आउट करेंगे हम, राइट। प्राइस अगर ये ना भी किया रहता तो भी चलता, क्योंकि कैसा होता है बहुत सारे ऐसे भी टास्क होते हैं जहाँ पर हमें ना रीज़न, और जैसे कैसा है, मैं बार बार ना ये जो ऊपर अगर तुम कमांड देखोगे तो यहाँ पर ये जो हाइफन जोन मैंने पास किया है, राइट, ये पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि ऑलरेडी अगर मैंने ऊपर कॉन्फ़िग करके रखा है कि मेरा कंप्यूट जोन और ये सब मेरा यही रहने वाला है, तो मुझे ये फ्लैग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो थोड़ा ईज़ हो जाता है, राइट। तो इसीलिए वैसा कुछ हम डिफ़ाइन करते हैं, कॉन्फ़िग करते हैं। तो ये हो गया, 2 VMs क्रिएट हो गए, एक हमारा VM क्रिएट हो गया। जस्ट SSH करते हैं इसमें और इसमें देखते हैं अपाची 2 इंस्टॉल्ड है क्या। ठीक है, हमारा दूसरा VM भी रेडी हो गया। एक और VM बनाया है इन्होंने, ये भी बना देते हैं। चलो, बट क्या कर रहा है ये, एक फायरवॉल रूल बना रहा है, ये वाला जो कमांड है। तो देखो तुम लोगों को एक सिमिलैरिटी दिख रही है जी क्लाउड कमांड में, अगर तुम अंडरस्टैंड करना चाहो तो स्टार्टिंग में देखो जी क्लाउड कंप्यूट, देन उसके बाद जो रिसोर्स है, जैसे कि मेरे को इंस्टेंसेस के साथ काम करना है तो यहाँ इंस्टेंसेस लिखे हुए हैं, राइट। अगर मुझे फायरवॉल रूल बनाना है तो यहाँ पर फायरवॉल रूल लिखा है, और उसके बाद सिंपल एक ऑपरेशन लिखा हुआ है कि क्या ऑपरेशन में परफॉर्म करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट ऑपरेशन है, अगर मैं डिलीट करता हूँ तो डिलीट ऑपरेशन लिखा रहता, अपडेट कर रहा हूँ तो अपडेट ऑपरेशन लिखा होता। ठीक, सो ये भी VM क्रिएट हो गया। हमारे VM के अंदर हम आ गए। लेट्स systemctl चेक करते हैं हमारा अपाची 2 हुआ है कि नहीं इंस्टॉल, राइट। तो उसको टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं कल कर रहा हूँ लोकल होस्ट, ये इंस्टॉल हो गया और ये सर्व कर रहा है अपाची, बढ़िया। अब इसका अगर मैं sudo पे जाता हूँ cd/www/html फोल्डर के अंदर गया, ls किया, तो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें एक htm नाम का फाइल है और एक html नाम का फाइल है। वो गड़बड़ कर दिया, कॉपी पेस्ट में थोड़ा इशू हो गया था। एक मिनट ना, चेक कर लेते हैं। मैंने शायद जो कॉपी किया ना VM को, मेरा जो HTML होना चाहिए था वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। देखो लास्ट में HTM हो गया। ओके, दैट्स वाई वो पूरा सर्व कर रहा है, वो नहीं कर रहा सर्व। ओके, जस्ट मिनट, चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले रिमूव करना है हमारा HTML। ये जस्ट ट्रबल शूट है, तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरा कॉपी पेस्ट में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इसीलिए बस, बाकी कुछ नहीं। ये हो गया। अगर तुम्हें लिनक्स में फाइल को रीनेम करना है तो ये कमांड होता है mv कमांड, मूव। क्या करेंगे हम, systemctl start apache 2। अगर मैं कर्ल लोकल होस्ट करूँ तो ये कुछ और सर्व कर रहा होगा। यस, अभी वो वही सर्व कर रहा है www1 जो कि मैं चाहता था। ओके, अभी अगर कल हमने जो टेस्ट किया था उसमें अगर तुम देखोगे तो अगर इस VM के मैं एक्सटर्नल IP एड्रेस पे जाता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, www1 सर्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा था स्टार्टअप स्क्रिप्ट में कि ये जो है वो ये पेज सर्व करेगा। अब मैंने तुम्हें बताया कि /www/html में अगर जो भी फाइल रहेगी, अगर कोई वेब सर्वर है तो वो वही सर्व करता है। तो यहाँ पर वो हेडर में www1 2 3 करके कर रहे हैं, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो हमारा पहला VM है तो 1 सर्व करना चाहिए। ओके, बट ये इतनी इजीली नहीं कर पाएगा, अभी भी हमारा जो सर्वर है वो आउटसाइड वर्ल्ड को सर्व नहीं कर सकता। क्या लगता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, राइट, तुम लोगों को? बोलो। अभी तक तो ठीक ठीक से लग रहा है। ठीक है, अभी देखो तुम्हारा जो, अगर अभी सपोज तुम्हारा कल का इंटेंशन हमारा क्या था कि हम जैसे ही जो हमारा सर्वर है उसके एक्सटर्नल IP एड्रेस को हिट करते थे तो वो हमें वेबसाइट दिखाती थी हमारे वेब पेज पे, करेक्ट। बट अभी अगर मैं इसके एक्सटर्नल IP एड्रेस को हिट भी करूँ ना तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, चलता रहेगा, घूमता रहेगा, ये नहीं आएगा रिस्पॉन्स। अब हमें देखना है कि क्यों नहीं आ रहा है इसका रिस्पॉन्स। तो तुम लोगों को अगर कुछ लगता है कि इसका क्या रीज़न हो सकता है तो बताओ मुझे कुछ, फिर हम डीप डिग आउट करते हैं कि एक्चुअल में रीज़न क्या है।
बट कल तो हमने नॉर्मली ऐसे ही किया था ना, एक वीएम स्पिन अप किया था, उसके अंदर जाके एक वेब सर्वर बनाया था, उसका स्टैटिक कंटेंट हमने डाला था, और जब मैं उसका एक्सटर्नल आईपी एड्रेस हिट किया तो बाय डिफॉल्ट वो वेब पेज सर्व कर रहा था, करेक्ट, इंजन एक्स का बाय डिफॉल्ट वेब पेज। बट यहाँ पर आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बताओ किसका पाथ का इशू हो सकता है। चलो, गुड अंडरस्टैंडिंग। अगला कोई और बताओ, गैस करो, बस गलत होगा चलेगा, हम एक्चुअल में सही करने वाले हैं चीजों को, बट तुम लोग अपने हिसाब से बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, क्यों क्यों हमारा हमसे ये आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, ये भले ही इसके में एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है फिर भी ये क्यों नहीं सर्व? भैया शेल पे पोर्ट नंबर हमने बंद कर रखे हो, जैसे HTTP का पोर्ट होता है 80। ओके, यस, हाँ, वो ये भी फायरवॉल रूल। फायरवॉल सारे गेस करो, गलत करोगे चलेगा, हम सीखने के लिए हैं यहाँ पे, राइट। सर्वर ऑन है ना, तो जब देखो यहाँ पर कल लोकल होस्ट किया तो देखो ये सर्व कर रहा है ना। यस यस, और किसी को कुछ लग रहा है, बोलो, नहीं लग रहा है कुछ, चलो फिर करते हैं अपन, ठीक है। तो बेसिकली गौरव ने सही गेस किया, बेसिकली ये फायरवॉल का इशू है। कल जब हमने वीएम बनाया था तो तुमने गौर किया था क्या कि जब हम वर्चुअल मशीन कल बना रहे थे तो वर्चुअल मशीन बनाते वक्त ना एक टिक मार्क किया था हमने, अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक। जैसे मैं तुम लोगों को बताता हूँ कल वाला कॉन्फ़िगरेशन हमने कहाँ पर देखा था ये चीज़। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है फायरवॉल रूल सेक्शन के अंदर ऐड टैग वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर ये जो अलाउड एचटीटीपी ट्रैफिक का टैग था ना, ये हमने चेक मार्क किया था। इसीलिए बाय द एंड ऑफ द डे और बिहाइंड द सीन इन्होंने क्या किया था कि बैकएंड में हमारे लिए एक फायरवॉल रूल बना दिया था जो कि अलाउ करता है एचटीटीपी ट्रैफिक को, इसका मतलब 80 नंबर पोर्ट पे ट्रैफिक को। इसीलिए हम इजीली जब वेबसाइट के एक्सटर्नल आईपी एड्रेस को हिट कर रहे थे वीएम के, वो आराम से हमारा वेब सर्वर सर्व कर रहा था, बट अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि हमारा खुद का फायरवॉल रूल कैसे बना सकते हैं। तो सपोज अगर तुम्हारा कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जैंगो हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, तो हर एक एप्लीकेशन जो है ना वो एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे एक्सपोज होता है, एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे चलता है, और वो पोर्ट नंबर अगर मुझे आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेस करना है, राइट, तो ऐसे टाइम के लिए मुझे सबसे पहले उसके लिए उसका एक फायरवॉल रूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर देखूँ मेरा वेबसाइट, करेक्ट, तो मेरा जो वेबसाइट है, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ये जो है वो 80 नंबर पोर्ट पे, जितने भी वेब सर्वर्स होते हैं वो सिर्फ 2 ही पोर्ट पे चलते हैं, या तो 80 या तो 443। HTTP ट्रैफिक मतलब 80, HTTPS ट्रैफिक मतलब 443। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो वेब सर्वर है वो 80 नंबर पे चल रहा है, अभी ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम लोगों को आइडिया हो गया कि कोई भी अगर वेब सर्वर है वो या तो 80 पे चलेगा या तो HTTPS पे चलेगा, तो 443 पे चलेगा। तो अभी मैं अगर HTTP करूँ कॉन्फ़िगर, क्योंकि अगर HTTPS पे जाऊँगा तो मुझे सर्टिफिकेट वगैरह कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है, वो थोड़ा है टीडियस टास्क, हम सीखेंगे वो चीज़ भी, ठीक है। तो अभी 80 नंबर के लिए हम एक फायरवॉल रूल बनाएंगे ताकि वो इंटरनेट से कोई भी बंदा होगा वो अलाउ कर सके पर्टिकुलर हमारे वेब सर्वर को उस पर्टिकुलर पोर्ट पे एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, इन्होंने कमांड लाइन पे जस्ट एक कमांड दे दिया है कि भाई तुम ये कमांड चला दो, तुम्हारे लिए क्रिएट हो जाएगा, बट आई डोंट वांट कि तुम ऐसे करो, ठीक है। हम सीखते हैं सबसे पहले इसको मैनुअली कैसे बनाना है, देन जब भी तुम्हें अगली बार नेक्स्ट टाइम कोई फायरवॉल रूल बनाना पड़े, राइट, तो तुम बनाना खुद से, मतलब इस कमांड लाइन का यूज़ करके। सॉरी, ये थोड़ा एलबी में डाल दूंगा। तो अगर मुझे फायरवॉल रूल बनाना है, सबसे पहले सर्च करूंगा मैं फायरवॉल, ठीक है, सर्च किया, ये देखो फायरवॉल रूल आ गया फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, है ना। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, यहाँ पर क्रिएट फायरवॉल रूल का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन दैट, ठीक है। यहाँ पर नेम दे देते हैं फायरवॉल रूल का, वो मैंने वहीं से उठा लिया जो नीचे दिया था, राइट। यहाँ पर नेटवर्क डिफ़ॉल्ट है, तुम्हारा अगर स्पेसिफिक नेटवर्क है जिसमें तुम अपने रिसोर्स क्रिएट कर रखे हो तो उस टाइम के लिए हम यहाँ पर नेटवर्क डिसाइड कर सकते हैं। प्रायोरिटी में तुम्हें नेटवर्क पार्ट जब आएंगे तब और ज़्यादा इन डेप्थ बताऊँगा। यहाँ पर देखोगे टारगेट टैग्स, यहाँ पर बेसिकली टारगेट टैग्स क्या होता है, तो मैंने तुम्हें बताया कि ये जो VM है इसमें हम हर एक में एक टैग अटैच कर रहे हैं। क्या अटैच कर रहे हैं? टैग।
और जब हमारा वीएम जो भी बना है, अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँ, दिखा रहा हूँ एक चीज़, GCE इसको नया टैब में ओपन कर लेते हैं। फिर मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर मैं किसी भी वीएम के अंदर जाता हूँ, राइट, उस वीएम के अंदर जब मैं नेटवर्क वाले सेक्शन पे आता हूँ, कौन से वाले सेक्शन पे आता हूँ, नेटवर्क वाले, तो नेटवर्क टैग के अंदर तुम्हें एक टैग दिख रहा होगा, नेटवर्क LB टैग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई फायरवॉल रूल बनाया है जिसमें मैंने टारगेट टैग ये टैग रखा है, तो जो भी वीएम या जो भी रिसोर्स इस पर्टिकुलर टैग के साथ होगा उसके ऊपर वो फायरवॉल रूल अप्लाई हो जाने वाला है। मतलब वो जो 80 नंबर अलाउ वाला मैं बनाने वाला हूँ भी रूल, वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी कैसे करना है, मुझे जस्ट ये टैग कॉपी करना है। यहाँ पर इन्होंने खुद से भी डाल रखा है, देखो, सॉरी मेरा माउस थोड़ा दिक्कत दे रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं अभी इसको सही करता हूँ। यहाँ पर आ गए हम, इस वाले पेज पे है टारगेट टैग, स्पेसिफाइड टारगेट टैग, तो ये टैग हमारा है नेटवर्क LB टैग, ठीक है। अब उसके बाद बोला है सोर्स रेंज। अब देखो, अगर हम अपने वेबसाइट को आउटसाइड वर्ल्ड से चाहते हैं एक्सेस हो, तो हमारे लिए सोर्स क्या है, हमारा ट्रैफिक कहाँ से आने वाला है, बताओ, बोलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, तो बताओ, अगर कोई मेरा वेबसाइट है ना, तो मेरे लिए ट्रैफिक कहाँ से आएगा, इंटरनेट से आएगा, करेक्ट। इंटरनेट से कोई भी बंदा जो है वो मेरा वेबसाइट एक्सेस करेगा, राइट। तो इंटरनेट का आईपी पता है क्या होता है, 0.0.0.0/0, ये हमारा क्या होता है, इंटरनेट का आईपी होता है। मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी आएगा वो हमारा सोर्स हो गया। सोर्स मतलब जहां से हमारा ट्रैफिक आने वाला है, टारगेट मतलब जहां पे ट्रैफिक आने वाला है। तो हमारा सोर्स जो है वो इंटरनेट है, इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आएगा, हमारा जो टारगेट टैग रहेगा, मतलब जो भी वीएम है या फिर जो भी रिसोर्स है इस पर्टिकुलर टैग के पास रहेगा, वहां पर ये फायरवॉल रूल अप्लाई होने वाला है। और लास्ट में इन्होंने बोला है कि उसको अलाउ करो टीसीपी ट्रैफिक 80 नंबर पोर्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक मार्क करेंगे टीसीपी को, यहाँ करेंगे 80, हो गया। अब जस्ट ये रूल क्रिएट कर देंगे। तो अभी तुम देखोगे यहाँ पर टारगेट मैंने ये टैग डाल रखा है और मेरे वर्चुअल मशीन के अंदर भी ये टैग अवेलेबल है, लगा हुआ है मेरे वीएम पे। तो ऑटोमेटिकली वो जो रूल है जो कि डिफाइन करता है कि इंटरनेट के थ्रू कोई भी ट्रैफिक जो है 80 नंबर पोर्ट पे आने वाला है, वो इस वीएम तक आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वो कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब अगर ट्राई करेंगे हम इस वीएम को एक्सेस करने का, तो ये ww1 ऑटोमेटिकली देखिए रिफ्रेश हो गया, अब ये सर्व कर रहा है। समझ में आया लॉजिक? कल हमने ऐसी सिंपल बना लिया था, अभी चीजें थोड़ी समझ में आई, कुछ नया चीज था ये, है ना। तो अगर हम अपने वेबसाइट पे या अपने सर्वर पे कोई भी ट्रैफिक चाहते हैं तो उससे रिलेवेंट फायरवॉल रूल बनाना पड़ता है हमें। हमारे जनरल यूज केस के लिए वो दे देते हैं कि 80 और 443 अलाउ को चेक मार्क करो, हम बिहाइंड द सीन बना देंगे। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमें कस्टमाइज खुद से बनाना होता है, जैसे अभी हमने बनाया। क्लियर है ये चीज पूरा एकदम अच्छे से? हाँ जी भैया, बिल्कुल क्लियर, राइट। ओके कूल। तो अब हमारा वीएम हो गया रेडी, चेक मार्क कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज है कॉन्फ़िगर द लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर अगर बनाना है, हेल्थ चेक बनाना है, ये सब चीजें अभी नहीं करते है ना। हम क्या करेंगे, MIG बनाएंगे, ठीक है। तो MIG कैसे बनाते हैं ये दिखा, यहाँ पर देखो ये टेम्पलेट बना रहे हैं, तो ये छोड़ देते हैं, हम मैन्युअली बनाते हैं चीज़ों को। तो मैंने तुम्हें जो VM क्रिएट करना है, राइट, उसके लिए MIG अगर बनाना है तो उसके लिए प्रोसेस बताया मैंने कि सबसे पहले तुम्हारा जो VM है, करेक्ट, वो VM एक रॉ VM होना चाहिए, करेक्ट। रॉ VM उठाया मैंने, उस पर मैंने कुछ अपने इंजनएक्स के पैकेजेस इंस्टॉल किए, करेक्ट है ना। पैकेजेस इंस्टॉल किए, ये सारे पैकेजेस जो थे, कौन से वाले, ये वाले, ये पैकेजेस मैंने स्टार्टअप स्क्रिप्ट में डाल रखा था, राइट।
ये पैकेजेस मैंने इंस्टॉल कर दिए, है ना। अब क्या करूंगा, इसी को मैं रॉ मान के, इसी को मैं रॉ बनाऊंगा एक, और इससे बनाऊंगा एक इमेज, और फिर इमेज से बनाऊंगा टेम्पलेट, टेम्पलेट से मैं बनाऊंगा MIG। तो अभी क्या करूंगा मैं, सबसे पहले जाओ इमेज वाले सेक्शन पे, ठीक है। अब इमेज वाले सेक्शन पे यहाँ पर था, गया क्रिएट इमेज पे जाओ, कुछ भी नाम दे दो, सपोज वेब सर्वर इमेज। डिस्क में चूज कर लो जो हमारा VM का डिस्क है, जैसे ww1। ये अभी रनिंग है इसीलिए वो एरर दे रहा है। ये रिकमेंडेड नहीं होता कि तुम रनिंग VM को एज अ सोर्स चूज करो। रीजनल बनाना है हमें, US सेंट्रल 1 ही रहने देते हैं, ये इंक्रिप्शन की वगैरह कुछ नहीं करते, जस्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। देखो कितना सिंपल था ना इमेज बनाना, जस्ट फ्यू क्लिक्स तुम्हारा इमेज रेडी। और उस इमेज के अंदर पहले से तुम्हारा जो अपाची है वो इंस्टॉल्ड होगा, तुम्हें अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। देखना चाहते हो क्या? मे बी मेरा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है ये मैं कर रहा हूँ, तो फॉर द सेफर एंड ये मैं तुम्हें अपने अकाउंट पे दिखाऊंगा, राइट। बट जस्ट मैंने प्रोसेस बताया कि क्या होता है, ठीक है। जैसे ये मैंने इमेज बना दी, ठीक है। अब इस इमेज का यूज करके मैं एक बनाऊंगा टेम्पलेट। मैंने तुम्हें प्रोसेस बता रखा है, राइट। तो टेम्पलेट्स पे जाओ, क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट, है ना। ये टेम्पलेट का नाम वेब सर्वर टेम्पलेट रख देते हैं। माउस थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लग रहा है। Just a minute. ओके, थोड़ा ये इशू हो गया है इसके साथ। ओके, ये टेम्पलेट जाना है, टेम्पलेट में फिल आउट करना है चीज़ें, राइट। यहाँ पर अगर तुम टेम्पलेट नेम हो गया, डिस्क हो गया, सोर्स यहाँ पर चेंज करो इसको, कस्टम इमेजेस पे जाओ, सिलेक्ट करो प्रोजेक्ट। तो हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, वही सिलेक्ट करेंगे हम, दैट इज दिस वन। फिर यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो वेब सर्वर इमेज हमारा आ गया जो हमने अभी भी क्रिएट किया था। जस्ट चूज करो, सिलेक्ट करो, क्रिएट करो, ये हमारा मोल्ड बन गया। अब इस मोल्ड का यूज करके हम जितने चाहे उतने VMs बना सकते हैं, जितने, मतलब क्या बोलूँ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक कोटा होता है, बट हम बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज द VM, दिस इज द इंस्टेंस टेम्पलेट बेसिकली, है ना। जस्ट चूज करो, यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन आता है क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप। सो जस्ट क्लिक करते हैं यहाँ पे, है ना। ये तुम कमांड लाइन से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर तुम साइड में दिख रहा होगा तुम लोगों को, न्यू इंस्टेंस ग्रुप, स्टेटलेस, स्टेटफुल। ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या होता है, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट आता है अनमैनेज इंस्टेंस ग्रुप। हमें बनाना है मैनेज इंस्टेंस ग्रुप फर्स्ट, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो टेम्पलेट बनाना पड़ता है। अगर अनमैनेज करूँगा ना तो डायरेक्टली मैं VM लगा सकता हूँ। नेटवर्क चूज करूँगा मैं, डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर देखो हमारे बहुत सारे VMs क्रिएटेड हैं, W1, तो डायरेक्टली VM अटैच कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला ना, मेरे पास 3 VM हैं, 3 VM का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, वो डायरेक्टली मैं अटैच कर सकता हूँ। बट मैनेज इंस्टेंस ग्रुप में क्या होता है, हमें चूज़ करना पड़ता है टेम्पलेट। तो ये रहा मेरा टेम्पलेट, ये मैंने चूज़ किया, ये मैंने लोकेशन चूज़ किया। यहाँ पर देखो ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, यहाँ पर लिखा है ऐड एंड रिमूव इंस्टेंसेस टू द ग्रुप बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कैसा है, मेरा अगर यहाँ पर मैट्रिक दिया हुआ है CPU यूटिलाइजेशन, तो कभी कभी कैसा होगा, एक VM के अंदर अगर मेरा 60% से ज़्यादा CPU ओवरलेड ले रहा है, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो नया VM क्रिएट कर देगा। समझ में आ रहा है कि ये कंसेप्ट में क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? हेलो, मैट्रिक्स दिए हुए हैं, बट CPU यूटिलाइजेशन बेस्ट होता है कि अगर मेरे CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो अगर 60% से ऊपर गया, तुम नया VM अटैच कर दो, क्या समझ में आ जाएगा उसको। अगर तुम चाहते हो 80 डालना, तो अगर 80% से ज़्यादा CPU का लोड बढ़ा, मतलब देखो ना कभी कभी हमारा लैपटॉप गर्म हो जाता है और वो टास्क मैनेजर में हम जाके देखते हैं कैसा चल रहा है मैट्रिक्स, है ना।
तो वैसा अगर मैट्रिक्स में 80% सीपीयू यूटिलाइजेशन हुआ तो तुम ऑटोमेटिकली इसको कमांड दे रखे हो कि ऑटोमेटिकली ये वीएम क्रिएट कर देना है, राइट। वैसे अगर 60 रखते हैं इसको, है ना, तो ये मैट्रिक है, ये ऑटो स्केलिंग है। मिनिमम 1 वीएम तो रहेगा ही, मैक्सिमम 10 वीएम रह सकते हैं, मतलब एक के बाद एक 10 वीएम तक क्रिएट कर सकता है। सोचो ना, अगर सपोज हमने ये चीज मैक्सिमम पैरामीटर नहीं डाला ऑटो स्केलिंग में, है ना, तो पूरे का पूरा डेटा सेंटर भी हमारे लिए एलोकेट हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। समझ रहे हो सिचुएशन क्या हो सकता है? हेलो, तो देखो ना, Yes, मतलब yes. अगर सपोज तुम्हारे पास अगर मिनिमम वर्चुअल मशीन 1 बोला मैंने और मैक्सिमम मैंने कुछ भी नहीं डाला, है ना, तो जैसे ही 60% लोड हुआ एक नया वीएम क्रिएट हुआ, जैसे ही 60% दोनों में लोड हुआ वो एक और नया वीएम क्रिएट हुआ। ऐसे ऐसे करते करते वो तो अगर सपोज अगर किसी हैकर ने अटैक कर दिया, बहुत सारे लोड आ रहे हैं, तो पूरे का पूरा डेटा सेंटर हमारे वीएम ही क्रिएट हो जाएंगे, राइट, है ना। Yes. और हमारे पर इतना बिल फटने वाला है ना कि क्या होने वाला है, समझ रहे हो सिनेरियो क्या हो सकता है। इसीलिए उसको कम करने के लिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस भी डिफाइन किए रहते हैं, ताकि वो ऐसा टाइप का अगर यूज केस आए, हैकर अटैक करे, तो हम प्रिवेंट रहें उस चीज से, राइट। तो जस्ट ये हो गया, जस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हेल्थ चेक होता है, वो चेक करता रहता है कि तुम्हारा जो वीएम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है क्या, कोई दिक्कत तो है नहीं। ट्रैफिक जैसे कभी कभी होता है ना, हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो सर्व करने के लिए कैपेबल ही नहीं रहता, मतलब उसमें कुछ दिक्कत आ जाता है, एरर्स आ जाते हैं। तो ये जो हेल्थ चेक है ये क्या करता रहता है, उसका हेल्दीनेस को चेक करता रहता है। ओके, मेरा वीएम अभी ट्रैफिक ले सकता है क्या, तो लेने के लिए हमने डिफाइन कर रखा है टीसीपी पोर्ट होना, प्रोटोकॉल होना चाहिए, और 80 नंबर पोर्ट पे वो लिसन कर रहा है, तो वो ना पिंग कर करके देखता रहता है, भाई तो ठीक है ना, भाई तो ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से होती है चीज। ओके, नेम कुछ भी डाल दो, हेल्थ चेक, वेब सर्वर हेल्थ चेक डालते हैं, वेब सर्वर हेल्थ चेक, जस्ट सेव कर दिया। और ये मैंने, ये इनिशियल डिले होता है बेसिकली, ये दिखाता है कि कोई अगर नया वीएम 5 मिनट के बाद ही वो ट्रैफिक को सर्व करेगा, मतलब क्लाइंट को। तो जस्ट क्रिएट पे जाता है, ये तुम्हारा MIG क्रिएट हो गया। कितना सिंपल था। अब बाद में जब हम लोग लोड बैलेंसर वगैरह, नेटवर्क वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर हम इस पे लोड टेस्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली एक नया वीएम स्पिन अप करेगा। तो जस्ट कंसेप्ट याद रखना कि MIG क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। तो तुम्हें बाद में जब हम लोड बैलेंसर वगैरह के साथ इसको अटैच करेंगे और लोड बैलेंसर पे हम ट्रैफिक डालेंगे बहुत ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली तुम देखोगे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में एक वीएम सर्व कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली एक नया वीएम क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक थर्ड वीएम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं तुम्हें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा नया, वो यूजिंग सर्विस अकाउंट होगा। वहाँ पर हम जाके नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन होता है। तो वहाँ पर सर्विस अकाउंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। सो जैसे ये क्रिएट हो जाता है, एक बार देखते हैं, हो जाएगा जल्दी से। क्रिएशन स्टेट पे है। ओके, सो अभी तक कुछ डाउट है तो बोलो तुम लोगों को। क्या क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया MIG बनाने के लिए, चलो बताओ। सबसे पहले हमने रॉ वीएम लिया, उस रॉ वीएम में क्या किया, हमारा अपाचे इंस्टॉल किया, वो पहले स्टार्टअप स्क्रिप्ट में ही डाल दिया था हमने, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, उससे एक इमेज बनाया, उस इमेज का यूज करके एक टेम्पलेट बनाया, और उस टेम्पलेट का यूज करके बोलो मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बना रहे, राइट। अभी देखो ये वन वीएम जो है वो इसके साथ अटैच्ड है। हेल्दीनेस अभी नहीं दिखा रहा, वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने को, अपडेटिंग स्टेट पे है, बट ऐसा होता है वर्चुअल मशीन्स। ओके, सो ये अभी बन रहा है, ये हेल्थ चेक है वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है, अपडेटिंग स्टेट पे। सो दिस इज हाउ हम कैसे बनाते हैं MIG। क्या होता है MIG, किस किस पर्टिकुलर सिनेरियोज में हम MIG या फिर UMIG या स्केलिंग को यूज कर सकते हैं, राइट। कुछ कुछ थ्रेशोल्ड भी हैं, जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। तो बेसिकली ये सारी चीजें यहाँ आती है, करेक्ट।
ओके देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। सो आई वुड सजेस्ट जाओ और वो वाला लैब एक बार टेस्ट करना, ठीक है, ट्राई करना तुम्हारे एंड से, देखो कितना समझ में आता है तुम्हें, है ना। सो या ऋषभ।